नमस्कार साथियों, क्रैक द कंपटीशन के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सतीश कुमार आज आपके सामने मनोविज्ञान विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज हम मनोविज्ञान विषय के बारे में पढ़ेंगे। हमारा पूरा फोकस जो राजस्थान की रीट भर्ती है उसको लेके होगा, और यह रीट ही नहीं बाकी आपके सीटेट हो चाहे DSSS भी हो, KVS का एग्ज़ाम हो, आपको सभी जो आपके एग्ज़ाम होंगे उसमें लाभ पहुंचाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मनोविज्ञान विषय को। मनोविज्ञान, यहाँ हमारा पूरा फोकस पूरा का पूरा जो राजस्थान का एग्ज़ाम है रीट उसको लेके होगा। और रीट के एग्ज़ाम में जैसा आपको पता है 5 यूनिट है। पहली यूनिट अभिवृद्धि और विकास से लेकर है, दूसरी अधिगम, तीसरी व्यक्तित्व और चौथी में पिछड़े बालक हैं, और 5वीं यूनिट में RT एक्ट 2009, NCF 2005 आदि के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे पहली यूनिट से, यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है अभिवृद्धि और विकास। देखिए दोस्तों, अभिवृद्धि और विकास के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में जानना होगा कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। क्या हम प्रारंभ से ही इसको मनोविज्ञान कहते हैं, या कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हुए जिनके द्वारा जो कोटेशन जो विचार दिए गए उनकी बदौलत आज हम इसे मनोविज्ञान कहते हैं। तो थोड़ा आइए इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। तो अभी हम बात करेंगे मनोविज्ञान की उत्पत्ति। देखिए दोस्तों, कोई भी विषय पढ़ने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है उसके इतिहास को जानना। तो आज हम सबसे पहले मनोविज्ञान के इतिहास को जानेंगे। मनोविज्ञान का इतिहास कब से प्रारंभ होता है, तो आपकी बहुत सी किताबों में आपने पढ़ा भी होगा। मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1600 ईस्वी से मानते हैं, 1600 ईस्वी या 16 शताब्दी से। बाकी वास्तविकता क्या है अभी हम जानेंगे। मैं 3 विद्वानों के नाम लिखता हूं, हम उसके बारे में जानेंगे। पहले सबसे पहले आते हैं सुकरात, उसके बाद आते हैं प्लेटो, उसके बाद आते हैं अरस्तु। दोस्तों, मैंने इन तीनों विद्वानों का नाम एक साथ क्यों लिखा है, क्योंकि सुकरात के शिष्य हुए प्लेटो के शिष्य हुए अरस्तु। और ये बात कब की है, ये बात है 5वीं ईस्वी पूर्व की बात है। ठीक है, 5वीं ईस्वी पूर्व में सुकरात हुए। सुकरात ने बताया, सबसे पहले सुकरात ने अपना विचार दिया कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद 4वीं शताब्दी आती है, 4वीं ईस्वी पूर्व। इसमें इसके शिष्य हुए प्लेटो ने अपने गुरु सुकरात के विचारों का अध्ययन किया, जो कि सुकरात ने कहा था कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। तो प्लेटो ने इनके विचारों का अध्ययन किया और एक बात बताई कि मनुष्य जो है, मनुष्य, ईश्वर और प्रकृति, मनुष्य, ईश्वर और प्रकृति, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। किस प्रकार जुड़े हुए हैं, मनुष्य में पाई जाती है आत्मा, और आत्मा के जो भाव हैं वो मनुष्य में आत्मा के भाव ईश्वर और प्रकृति को आपस में जोड़े हुए रखते हैं। तो कई बार एग्जामों में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मनोविज्ञान में आत्मा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो हमारा आंसर होगा प्लेटो। ठीक है, उसके बाद आते हैं अरस्तु। इससे पहले एक बात और मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखने की है, प्लेटो की एक प्रसिद्ध पुस्तक आती है रिपब्लिक। इसी रिपब्लिक पुस्तक में प्लेटो ने इस बारे में बताया था कि मनुष्य के अंदर आत्मा होती है और हमें इस आत्मा का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं अरस्तु। और अरस्तु का अगर टाइम ड्यूरेशन आप ध्यान रखना चाहें
तो ये आता है 384 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व, ये इसका टाइम पीरियड था। अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो और उसके गुरु सुकरात इनके विचारों का अध्ययन किया, और अरस्तु ने ही सबसे पहले जो मनोविज्ञान था, ये जो मनोविज्ञान, इसको दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र का अंग या शाखा माना। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र का अंग या एक दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में इसका अध्ययन प्रारंभ किया, और इसी वजह से जो मनोविज्ञान के जनक हैं वो अरस्तु को कहा जाता है। यहाँ पे आ जाएगा जो अरस्तु है, इसको मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझनी है। अगर क्वेश्चन में हो खाली मनोविज्ञान का जनक किसे कहेंगे, तो उसका आंसर होगा अरस्तु। अगर क्वेश्चन में आ जाए एक विद्वान हुए हैं कोल्सनिक, कोल्सनिक का मानना था कि ये जो आत्मा शब्द है, जिसे हम मनोविज्ञान के बारे में काम में ले रहे हैं कि आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? प्लेटो ने। तो इस हिसाब से जो मनोविज्ञान का जो वास्तविक जनक है वो प्लेटो होना चाहिए। किसके अनुसार? कोल्सनिक के अनुसार। ठीक है, हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि सिर्फ इतना ही कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो हमारा आंसर होगा अरस्तु। अगर क्वेश्चन में कह दे कि कोल्सनिक के अनुसार मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर आएगा हमारा प्लेटो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दोस्तों, अरस्तु के बाद अरस्तु जिसका टाइम पीरियड 384 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व है। ठीक है, इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान है, और लोग इसी को आधार मानते हुए कई वर्षों तक मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान ही माना गया, और लगभग 2000 वर्षों तक इसका इसी रूप में अध्ययन किया गया। उसके बाद 16वीं शताब्दी में 1590 ईस्वी में एक दार्शनिक हुए, यूनानी दार्शनिक रुडोल्फ गोइक्ले। 16वीं शताब्दी 1590 ईस्वी एक यूनानी दार्शनिक हुए, रुडोल्फ गोइक्ले। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, जैसे प्लेटो की पुस्तक थी रिपब्लिक, इसी तरह रुडोल्फ गोइक्ले की पुस्तक थी साइकोलॉजिया, PSYCHOLOGIA। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी साइकोलॉजिया। इस साइकोलॉजिया पुस्तक में ही इन्होंने मनोविज्ञान में जिसे हम आत्मा का अध्ययन कहते हैं, उसके लिए एक शब्द काम में लिया जिसको कहते हैं साइकोलॉजी, PSYCHOLOGY। 16वीं शताब्दी 1590 ईस्वी यूनानी दार्शनिक रुडोल्फ गोइक्ले हुए, जिनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी साइकोलॉजिया। इस साइकोलॉजिया पुस्तक में ही मनोविज्ञान जिसे हम आत्मा का विज्ञान कहते हैं, उसके लिए एक शब्द दिया जिसे साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और ये ही साइकोलॉजी 1590 से आज वर्तमान समय तक मनोविज्ञान के लिए हम इसी साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग करते हैं। ये जो साइकोलॉजी है, ये दो शब्दों साइकी PSYCHE और लोगस LOGUS। साइकोलॉजी दो शब्दों साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना है, जिसका साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। अर्थात साइकोलॉजी का अर्थ आत्मा का अध्ययन से है। ये जो साइकी और लोगस शब्द है, ये ग्रीक भाषा के हैं दोस्तों। किस भाषा के हैं? ग्रीक भाषा के।
बहुत सी किताबों में आपको ये साइकी और लोगस सब लैटिन भाषा के मिलेंगे, जो 101% गलत है। आपको यही याद रखना है कि ये साइकी और लोगस जो है ग्रीक भाषा के शब्द हैं, ठीक है। यहाँ मैं आपको एक बात और बताता चलूँ, एक शब्द होता है साइको और एक शब्द होता है साइकी। बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा तो मन है और कौन सी आत्मा है। साइको, इसका देखिए उच्चारण देखिए को, और इसका उच्चारण देखिए की में स्त्रीलिंग का भाव आ रहा है और को में पुल्लिंग का भाव आ रहा है। साइको का अर्थ होता है मन और साइकी का अर्थ होता है आत्मा। आत्मा में स्त्रीलिंग का भाव आ रहा है, इसलिए साइकी का अर्थ होता है आत्मा और साइको का अर्थ होता है मन, ठीक है। तो ये बात हो गई 16वीं शताब्दी 1590 में रुडोल्फ गोइकले, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, ठीक कहे या कुछ और कहें कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान समझना, ठीक है। फिर इसके बाद एक मनोवैज्ञानिक हुए देकार्ते। ये मूल रूप से तो एक भौतिक शास्त्री थे। दोस्तों, अगर ये देकार्ते नहीं होते तो शायद आज भी हम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान ही मान रहे होते। कैसे, देखिए, इन्होंने मनोविज्ञान का अध्ययन किया और इन्होंने देखा कि मनोविज्ञान को हम किस शाखा के रूप में पढ़ रहे हैं, दर्शन शास्त्र। और ये दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में किसने प्रारंभ किया था, अरस्तु ने, ठीक है। इन्होंने अध्ययन किया कि हम जो ये आत्मा का विज्ञान है जिसे मनोविज्ञान कहते हैं, इसे हम दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये विषय तो भौतिक शास्त्र के अंदर पढ़ा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो फिजिक्स, आज देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। जैसे 10th क्लास पास करके 2 बच्चे 11th में जाते हैं, अगर एक ने साइंस सब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, एक ने आर्ट सब्जेक्ट ले लिया, तो अगर आप किसी थर्ड पर्सन को ये बोलेंगे ये साइंस का स्टूडेंट है, ये आर्ट का स्टूडेंट है, तो उसके माइंड में एक थिंकिंग जाएगी कि ये साइंस का स्टूडेंट है, ये होशियार है, ठीक है। बेशक इसने 10वीं में 50% या 60% अंक हासिल किए हो और ये आर्ट का स्टूडेंट 80% अंक हासिल किए हुए हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि साइंस की वैल्यू है, ये जो साइको है लोगों की, इसी वजह से देकार्ते ने कहा था कि जो मनोविज्ञान है ये दर्शन शास्त्र में ना पढ़ा जाकर भौतिक शास्त्र में पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन इसका बहुत विरोध हुआ। उस समय के जो मनोवैज्ञानिक थे, होब्स, कांट, स्पिनोजा, ये मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि ठीक है देकार्ते महोदय, हम मानते हैं कि मनोविज्ञान को हम भौतिक शास्त्र में अध्ययन कर लेंगे, लेकिन आप हमें ये बताइए कि भौतिकी जो कि फिजिक्स है वो तो द्रव्यमान, भार, गति आदि मानदंडों पर कार्य करती है, तो हमें ये बताइए जो हम इस मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहते हैं, क्या इसका कुछ द्रव्यमान है, कितनी भारी है, 1 किलो की है, 2 किलो की है, कितनी है, ठीक है, इसकी कोई गति है। मनोविज्ञान हमारे शरीर में कहाँ स्थित है, क्योंकि भौतिकी में तो हम इन्हीं चीज़ों का अध्ययन करते हैं ना, कि उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, भार कितना है, वो गति कर रही है तो कितनी गति कर रही है। तो देकार्ते इन सवालों के जवाब नहीं दे पाया और इसके मत को नकार दिया गया, ठीक है। इसके बाद हालांकि इसके मत को तो नकार दिया गया, लेकिन ये जो मनोवैज्ञानिक थे, इन मनोवैज्ञानिक ने जो मनोविज्ञान की परिभाषा थी कि इसे आत्मा का विज्ञान कहते हैं, इसमें हलचल मचा दी। लोग सोचने लग गए, जो मनोवैज्ञानिक थे वो सोचने लग गए कि क्या वास्तव में ये आत्मा का विज्ञान है। तो इसके बाद 17वीं शताब्दी आई और 17वीं शताब्दी में इटली के दार्शनिक हुए पोम्पोनोजी, और इन्होंने, इटली के जो दार्शनिक थे पोम्पोनोजी, इन्होंने मनोविज्ञान जिसे हम अभी तक आत्मा के विज्ञान के रूप में पढ़ते आ रहे थे, इन्होंने उस बात का खंडन किया और इन्होंने बताया कि ये जो आत्मा का विज्ञान है, इसे ये आत्मा का विज्ञान ना होके मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, ठीक है।
तो इन्होंने बताया कि ये मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। तो उस समय के जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने मान लिया ठीक है ये मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। लेकिन कुछ वर्षों के बाद जब इसकी भी आलोचना हुई, देखिए दोस्तों, कोई भी सिद्धांत देना आसान होता है, लेकिन फिर जो उसकी आलोचना होती है उस पर जो उन आलोचना पर खरा उतरना बहुत ही मुश्किल होता है। तो कि इन मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि ये जो मन होता है ये बड़ा चंचल होता है और ये मस्तिष्क होता है ये स्थिर होता है। कोई भी काम हम करते हैं तो मन तो कहता है कि हाँ इस काम को कर ले, लेकिन दिमाग जो हमारा मस्तिष्क है वो कहता है कि नहीं ये काम गलत हो सकता है, रुक जा। तो जो पोम्पनोजी थे इन्होंने आगे चलकर ये मस्तिष्क शब्द था इसको हटा दिया और ये जो मनोविज्ञान था ये खाली मन का विज्ञान रह गया, मन का विज्ञान। अभी भी इसमें मतभेद हो गए कि मन का आप अध्ययन तो करते हो, लेकिन कौन से मन का अध्ययन करते हो। मन भी बहुत सारे होते हैं, ऊपर वाले मन का या नीचे वाले मन का, मन भी बहुत सारे होते हैं। तो इसको ये जो कोटेशन इसने दी थी पोम्पनोजी ने, ये भी अस्वीकार हो गई। इसी बीच एक मनोवैज्ञानिक हुए थे विलियम जेम्स, उसके बारे में बात करते हैं हम। दोस्तों 1882 ईस्वी की बात है। एक मनोवैज्ञानिक हुए विलियम जेम्स। इन्होंने उस पोम्पनोजी के विचार का अध्ययन किया जो बता रहे थे कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। ठीक है, उन्होंने 18 वर्षों तक इस बात का अध्ययन किया और 18 वर्षों के बाद लगभग 1870 ईस्वी में इन्होंने जो मनोविज्ञान था, जिसे हम दर्शन शास्त्र की शाखा समझते आ रहे थे, दर्शन शास्त्र के अंदर उसका अध्ययन करते आ रहे थे, उससे अलग कर दिया। दर्शन शास्त्र से अलग किया। दोस्तों ये जो शब्द है इनको अगर आप साथ साथ पढ़ोगे तो आसानी होगी। दर्शन शास्त्र के रूप में जोड़ा किसने था? अरस्तु ने जोड़ा था। और दर्शन शास्त्र से अलग किसने किया? विलियम जेम्स ने किया। इसलिए इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा गया। किसको? विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। ठीक है दोस्तों, इसे आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा गया और इन्हीं के विचार थे। और इन्होंने एक विचार दिया था कि चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है। इनके इन्हीं विचार के कारण जो ये मनोविज्ञान था, जिसे हम मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहते आ रहे थे, ये बन गया चेतना का विज्ञान। और इनके इन्हीं विचारों का समर्थन उस समय के जो मनोवैज्ञानिक थे, विलियम वुंट, विलियम जेम्स जो एक स्वयं थे, जेम्स सली, वाइट्स, चैडविक, इन्होंने इसके इस मत का समर्थन किया जो ये कहते थे कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। और ये सब जो थे ये कहलाए संरचनावादी। देखिए दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से संरचनावादी नहीं है। आपको ये 4 ऑप्शन में से 3 इसमें से दिए होंगे, एक अलग होगा, तो आपको वो ऑप्शन टिक करना है। और अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं मनोविज्ञान का जनक, देखिए सबसे पहले हमने मनोविज्ञान के जनक के बारे में जाना। किसे कहा गया? अरस्तु को। कोल्सनिक के अनुसार मनोविज्ञान का जनक प्लेटो। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स। और इसी बीच एक मनोवैज्ञानिक और हुए थे, विलियम वुंट। उसके बारे में देखते हैं हम। विलियम वुंट के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि 1879 ईस्वी की बात है। एक मनोवैज्ञानिक हुए विलियम वुंट। इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। कहाँ स्थापित की? जर्मनी के लिप्जिग में। लिप्जिग
जो कि जर्मनी में था। इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। अगर क्वेश्चन में विश्वविद्यालय का नाम पूछ लिया जाए तो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय था, जहाँ के प्रोफेसर भी थे। यहाँ पर इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। किसने की? विलियम वुंट ने की। कब की? 1879 में की। कहाँ की? जर्मनी के लिप्जिंग में। और इनके इसी प्रयोगशाला को स्थापित करने के कारण इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा गया। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक। देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान का जनक अरस्तु, कोल्सनिक के अनुसार मनोविज्ञान का जनक प्लेटो, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। अब जो ये विलियम जेम्स थे, जो मनोविज्ञान को किसका विज्ञान बता के गए थे? चेतना का विज्ञान। कब? 1870 में। जो ये 1870 में विलियम जेम्स ने चेतना का विज्ञान बताया था, ये बहुत ही कम समय तक प्रचलित रहा, लगभग 30 वर्षों तक। इसके प्रचलित न रहने के विशेष 2 कारण थे। 2 कारण कौन कौन से थे? एक तो विलियम मैकडूगल था, और दूसरा था मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने। ये जो चेतना का विज्ञान था, ये लगभग 30 वर्षों तक ही प्रचलित रहा था। इसके बाद इसका भी खंडन हो गया था। इसके 2 प्रमुख कारण थे, एक तो विलियम मैकडूगल और दूसरा कारण था सिगमंड फ्रायड। कैसे? आइए देखिए। विलियम मैकडूगल की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी द आउटलाइन साइकोलॉजी। इन विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक द आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना को एक बहुत ही बुरा शब्द बताया, और इन्होंने कहा कि ये मनोविज्ञान का दुर्भाग्य है जो हम इसे चेतना के विज्ञान के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, और दूसरा कारण था सिगमंड फ्रायड। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे कहते हैं मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद, इस सिद्धांत के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, अभी शॉर्ट में इसको समझते हैं। इस सिद्धांत में उन्होंने एक बर्फ़ के टुकड़े का उदाहरण दिया था कि जैसे ये एक पात्र है, इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें ये एक बर्फ़ का टुकड़ा है। तो जब हम इस बर्फ़ के टुकड़े को इस पानी में डालते हैं तो इसका बहुत ही कम भाग जो है पानी के ऊपर रहता है, लगभग 1/10, और जो 9/10 भाग है वो इस पानी के अंदर रहता है। सिगमंड फ्रायड ने कहा कि ये जो 1/10 जो भाग ऊपर है ना, ये व्यक्ति का चेतन मन है, लेकिन जो ये 9/10 भाग जो पानी में डूब गया, लेकिन ये जो 9/10 भाग है जो पानी में डूब गया, ये अचेतन और अर्धचेतन, ये 2 भाग हैं। जो ये मनोविज्ञान जिसे हम अभी चेतना का विज्ञान कहते आ रहे हैं, इसमें तो सिर्फ व्यक्ति के चेतन मन का अध्ययन किया जाता है, लेकिन जो दमित इच्छाएं हैं जो अचेतन और अर्धचेतन मन में होती है, उनका तो अध्ययन हम करते ही नहीं। और इन विचारों की बदौलत ये हुआ कि ये जो चेतना का विज्ञान था इसका भी खंडन हो गया, और लास्ट में मनोवैज्ञानिकों के सामने समस्या आ गई कि आखिर मनोविज्ञान को कहे तो किसका अध्ययन कहे, और मनोवैज्ञानिकों की मीटिंग बुलाई गई। ये सिगमंड फ्रायड ने कहा था लगभग 1900 ईस्वी में, और 1900 ईस्वी के बाद मनोविज्ञान के क्षेत्र में फिर से हलचल मची। मनोवैज्ञानिकों की बैठक हुई। मनोवैज्ञानिकों की बैठक में एक सुझाव दिया गया कि जो वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक होगा उसके विचार पहले सुने जाएंगे, और जो वरीयता क्रम में लास्ट में होगा उसके विचार बाद में सुने जाएंगे। और इसी का परिणाम था कि एक मनोवैज्ञानिक हुए थे J.B. वाटसन। इन्होंने कहा था कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है,
उस समय जो इनकी मीटिंग हो रही थी मनोवैज्ञानिकों की, इन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है। मनोवैज्ञानिकों ने पूछा कि व्यवहार का विज्ञान तो ठीक है, लेकिन आप हमें समझाइए कैसे व्यवहार का विज्ञान है। तो जे.बी. वाटसन ने कहा कि देखिए, जो ये व्यवहार है वो कभी घटता नहीं है, और जो भी चीज़ें होती हैं वो घटती बढ़ती रहती है, लेकिन व्यवहार जो है वो कभी नहीं घटता। उन्होंने एक एग्जाम्पल से बताया कि जैसे कोई आदमी है, वो ढाणी में रहता है, ढाणी के बाद वो गांव में जाता है, गांव के बाद नगर में जाता है। पहले वो ढाणी में था, ढाणी के बाद वो गांव में गया, गांव के बाद वो नगर में गया, नगर के बाद और वो बड़े शहर में गया। तो जो ढाणी में उसने जो विचार सीखा था, जो व्यवहार उसने सीखा था, वो कभी भूलता नहीं है। वो चाहे गांव में चला जाए, गांव के बाद नगर में चला जाए, या आगे कहीं भी चला जाए, तो व्यवहार जो है बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग वाटसन ने कहा कि ये जो मनोविज्ञान है ये व्यक्ति के व्यवहार का विज्ञान है, और इसी मत का सभी मनोवैज्ञानिकों ने समर्थन किया। और जो ये वाटसन था, इसको व्यवहारवाद का जनक कहा गया। वाटसन व्यवहारवाद का जनक कहा गया। इसी वाटसन के लिए एक शब्द और कहा गया, 20वीं सदी का चमकता सितारा। 20वीं सदी का चमकता सितारा। ठीक है, जो उस समय मीटिंग हो रही थी मनोवैज्ञानिकों की, वो मनोवैज्ञानिक इससे अभी भी संतुष्ट नहीं हुए, और उन्होंने एक बार फिर इनसे कहा कि आप एक बार फिर समझाइए। तो ये जो वाटसन थे, इन्होंने एक कोटेशन दी, एक विचार दिया, एक परिभाषा थी। वो किस प्रकार थी? वो इस प्रकार थी कि वाटसन ने कहा कि आप मुझे कोई भी एक बालक दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, डाकू, जो आप कहो मैं उसे वो बना सकता हूँ। तो ये जो कोटेशन है ये बार बार परीक्षा में पूछी जाती है कि वाटसन ने कहा था तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चोर, कुछ भी बना सकता हूँ। ये दोस्तों परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, सीधी ये विचार दे के पूछा जाता है, यह विचार किसका था? तो वाटसन का। वाटसन के बारे में हमें 3 बातें याद रखनी है। व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? वाटसन को। 20वीं सदी का चमकता सितारा वाटसन को। और ये वाटसन का जो विचार था, ये परिभाषा थी, ये हमें याद रखनी है। ठीक है, एक वाटसन, ये जो हमने पढ़ा है 20वीं सदी का चमकता सितारा, इसी से रिलेटेड एक विचार और है, एक परिभाषा और है, 20वीं सदी बालकों की सदी। 20वीं सदी बालकों की सदी, ये किसने कहा था? ये क्रो एंड क्रो ने कहा था। ये रीट 2015 में कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों मैं ये एक साथ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब हम बैठते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं। जो आंसर हमें वहाँ लगता है वो होता नहीं, और जो होता है वो लगता नहीं। इसलिए 20वीं सदी का चमकता सितारा और 20वीं सदी बालकों की सदी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये कहा था क्रो एंड क्रो ने, और 20वीं सदी का चमकता सितारा कहा जाता है वाटसन को। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा मनोविज्ञान, सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, उसके बाद मन या मस्तिष्क का विज्ञान, उसके बाद चेतना का विज्ञान, उसके बाद व्यवहार का विज्ञान। इसको कंप्लीट को एक मनोवैज्ञानिक हुए वुडवर्थ, उन्होंने एक परिभाषा दी कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा को त्यागा, उसके बाद अपने मन या मस्तिष्क को त्यागा, उसके बाद चेतना को त्यागा, और वर्तमान समय में व्यवहार के स्वरूप को अपनाता है। ये किसने कहा था? वुडवर्थ ने।
ठीक है, ये वुडवर्थ की परिभाषा थी। तो ये था मनोविज्ञान के बारे में थोड़ा सा इतिहास की मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और आज के टाइम में हम जो मनोविज्ञान है उसको व्यवहार का विज्ञान के रूप में अध्ययन करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी अपनी वो कुछ परिभाषाओं को लेके होगी, मनोविज्ञान की परिभाषा, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, और उसके बाद हम बात करेंगे अभिवृद्धि और विकास के बारे में। धन्यवाद, जय हिंद।